जीवन जीने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होती है और वस्तुओं को बनाने के लिए हमें आर्थिक क्रियाएं करना होती हैं। आर्थिक क्रियाओं को संपादन के लिए हम व्यापार करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, विनिमय करते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने जाना व्यापार के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, प्रकार के बारे में। आज जानेंगे हम मुक्त व्यापार की स्थिति क्या है। मैं वीणा जैन आज कक्षा 12वीं के भूगोल व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत क्रमशः आगे मुक्त व्यापार की स्थिति बताएंगे। जानेंगे और चर्चा करेंगे। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। उदारीकरण शब्द हम व्यापार के साथ हमेशा से सुनते हैं। वह किससे संबंधित होता है? मुक्त व्यापार की स्थिति से संबंधित होता है। यह कार्य व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है। घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। मुक्त व्यापार का मतलब है व्यापार में उदारीकरण करना। उदारीकरण का मतलब है सीमा शुल्क को कम करना। भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को उन पर प्रतिकूल थोपते हुए तथा उन्हें विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। परिवहन एवं संचार तंत्र के विकास के साथ ही वस्तुओं एवं सेवाएं पहले की अपेक्षा तीव्र गति से दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सकती हैं, किंतु व्यापार मुक्त व्यापार को केवल संपन्न देशों के द्वारा ही बाजारों की ओर नहीं ले जाना चाहिए। एक बीच में रोचक जानकारी है कि डंप करना, अपन को लगता है डंप करना यानी माल को किसी स्थान पर छोड़ना, पर व्यापार की भाषा में होता है लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों के अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों के क्रय करने की प्रथा को डंप करना कहते हैं। बल्कि विकसित देशों को चाहिए कि वे अपने स्वयं के बाजारों को विदेशी उत्पादों से संरक्षित रखें। देशों को भी डंप की गई वस्तुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मुक्त व्यापार के साथ साथ बस सस्ते मूल्यों की डंप की गई वस्तुएं घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब जानेंगे विश्व व्यापार के कौन कौन से संगठन हैं। 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त करने हेतु कुछ देशों के द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक GATT का गठन किया गया। ये क्या है? ये विश्व व्यापार का प्रारंभिक संगठन था। 1994 में सदस्य देशों के द्वारा राष्ट्रों के बीच मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को बड़ा प्रोन्नत करने के लिए एक स्थायी संस्था निर्माण का निश्चय किया गया तथा जनवरी 1995 से GATT को विश्व व्यापार संगठन WTO में रूपांतरित कर दिया गया। कब? ये किया गया 1995 में। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों का नियत करता है और यानी नियम बनाता है और इसके सदस्य देशों के मध्य विवादों को सुलझाता है। विश्व व्यापार संगठन
दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। मतलब जो व्यापार होते हैं उसमें बौद्धिक संपदा को भी उसने सम्मिलित किया है। उन लोगों के द्वारा विश्व व्यापार संगठन की आलोचना एवं विरोध किया गया जो मुक्त व्यापार और अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण के प्रभावों से परेशान हैं। जहां आर्थिक व्यापार को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, मुक्त व्यापार को, वहां पर उन्होंने इस विश्व व्यापार के लिए क्या की आलोचना किया। इस पर तर्क किया गया कि मुक्त व्यापार आम लोगों के जीवन को अधिक संपन्न नहीं बनाता, धनी देशों को और अधिक धनी बनाकर यह वास्तव में गरीब और अमीर के बीच की खाई को बढ़ा रहा है। कौन सा? मुक्त व्यापार बढ़ा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि विश्व व्यापार संगठन में प्रभावशाली राष्ट्र केवल अपने वाणिज्यिक हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक विकसित देशों ने अपने बाजारों को विकसित देशों के उत्पादों के लिए पूरी तरह से नहीं खोला। यह भी तर्क दिया जाता है कि स्वास्थ्य, श्रमिक के अधिकार, बाल श्रम और पर्यावरण जैसे मुद्दों की उपेक्षा की गई है। एक और रोचक जानकारी, विश्व व्यापार का संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। 2016 में 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। भारत भी विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य रहा है। अब जानेंगे व्यापार के कुछ प्रादेशिक समूह। प्रादेशिक व्यापार समूह व्यापार की मदों में भौगोलिक समीप्य, समरूपता और पूरकता के साथ देश के मध्य व्यापार को बढ़ाने एवं विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आए। आज 120 प्रादेशिक व्यापार समूहों का विकास अंततः प्रादेशिक व्यापार को गति देने में वैश्विक संगठनों के असफल होने के प्रत्युत्तर में हुआ है। कितने व्यापारिक संगठन हैं? 120 व्यापारिक प्रादेशिक व्यापार संगठन है। यद्यपि ये प्रादेशिक समूह सदस्य राष्ट्रों में व्यापार शुल्क को हटा देते हैं तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन भविष्य में विभिन्न व्यापारिक समूहों के बीच मुक्त व्यापार का बने रहना कठिन होता जा रहा है। कुछ प्रमुख व्यापारिक संगठन हम तालिका से समझेंगे। ये जो तालिका दी गई है यह व्यापारिक संगठन है, उनके देश हैं और कौन सी वस्तुएं उससे निर्यात होती हैं। ये है पहला व्यापारिक संगठन प्रादेशिक है आसियान। ये इसका कार्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसके सदस्य हैं ब्रुनेई, दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसका गठन 1967 में हुआ और यह कृषि उत्पाद, रबड़, ताड़, तेल, चावल, नारियल, कॉफ़ी, खनिज, तांबा, कोयला, निकेल, टंगस्टन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सॉफ्टवेयर उत्पाद का व्यापार होता है और इसका लक्ष्य है कि आर्थिक वृद्धि को त्वरित करना और सांस्कृतिक विकास और शांति के लिए प्रादेशिक स्थायित्व स्थापित करना। दूसरा संगठन है CIS, यह येरूशलेम में है। इसके सदस्य हैं आर्मीनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, रूस, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान आदि। और इसके उत्पाद हैं अशोधित तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, रेसे, एल्युमिनियम आदि। और इसका उद्देश्य है अर्थव्यवस्था, प्रतिरक्षा और विदेश नीति के मामलों पर समन्वय एवं सहयोग स्थापित करना। अगला व्यापारिक संगठन है EU, यूरोपीय संघ। इसका कार्यालय बेल्जियम यानी बेल्सेस में है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क,
फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लटाविया, इथुलिया, माल्टा, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम इसके सदस्य राष्ट्र हैं। और ये 1957 में इसका बना। और कृषि उत्पाद, खनिज, रसायन, लकड़ी, कागज, परिवहन की गई गाड़ियाँ, ऑप्टिकल उपकरण, घड़ियाँ, कलाकृतिक वस्तुएं, पुरावस्तु को बेचता है। एकल मुद्रा के साथ एकल बाजार इसका लक्ष्य है। अगला है लैटिन अमेरिका एग्रीमेंट एसोसिएशन, इसका उरुग्वे में कार्यालय है। अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर, मैक्सिको, पराग्वे, पेरू, उरुग्वे, वेनेजुएला इसके सदस्य हैं। 1960 में ये बना। इसके लक्ष्य और उत्पाद अभी निश्चित नहीं है। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो संयुक्त राज्य अमेरिका से का है और 1994 में बना। कृषि उत्पाद, मोटर गाड़ियाँ, स्वचालित पुर्जे और कंप्यूटर वस्त्र यहाँ से भेजे जाते हैं। और अगला है ओपेक जो वियना का है। अर्जीलिया, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अमीरात, वेनेजुएला इसके सदस्य हैं। 1949 में बना। अशोधित खनिज तेल से संबंधित है और खनिज तेल की नीतियों का समन्वय एवं एकीकरण करना इसका उद्देश्य है। और लास्ट है साप्टा एशियन फ्री ट्रेड। ये बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका है। ये 2006 में बना है और अंतर प्रादेशिक व्यापार के करों को घटाना इसका उद्देश्य है। ये अभी हमने प्रादेशिक जो हमारे व्यापार से संबंधित जो समूह थे उनके बारे में हमने जाना यहाँ पर। अब जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रों के लिए पारस्परिक लाभदायक होता है यदि यह प्रादेशिक विशिष्टीकरण, उत्पादन के उच्च रहन सहन के स्तर, वस्तुओं एवं सेवाओं की विश्वव्यापी उपलब्धता, कीमतों और वेतन का समानीकरण, ज्ञान एवं संस्कृति के प्रस्फुरण को प्रेरित करता है। कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए हानिकारक हो सकता है। कब हो सकता है? यदि वह अन्य देशों पर निर्भरता, विकास के असमान स्तर, शोषण, युद्ध का कारण बनने वाली प्रतिद्वंद्विता की ओर उन्मुख हो जाए, जैसा वर्तमान में चीन कर रहा है। विश्वव्यापी व्यापार जीवन के अनेक पक्षों को प्रभावित करते हैं। यह सारे विश्व के पर्यावरण को लेकर लोगों के स्वास्थ्य एवं कल्याण इत्यादि सभी को प्रभावित कर सकता है। जैसे जैसे देश अधिक व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धी बनते जा रहे हैं, उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है और संसाधनों के नष्ट होने की दर उनके पुनर्भरण दर से तीव्र होती है। परिणाम स्वरूप समुद्री जीव भी तीव्रता से क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। मतलब उनकी कुछ जातियां तो विलुप्त हो रही हैं, वन काटे जा रहे हैं, नदी बेसिन निजी पेयजल कंपनियों को बेचे जा रहे हैं, तेल गैस खनन, औषधि विज्ञान और कृषि व्यवसाय में संलग्न बहुराष्ट्रीय निगम और अधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हुए हर कीमत पर अपने कार्यों को बढ़ाए रखती है। उनके कार्य करने की पद्धति सतत पोषणीय विकास के मानकों का अनुसरण नहीं करती है। सतत पोषणीय विकास वह होता है जब विकास के साथ साथ उसमें मानव कल्याण की भावना और प्रकृति प्रदूषण ना हो, तब माना जाता है। यदि संगठन केवल लाभ बनाने की ओर उन्मुख रहते हैं और पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो यह भविष्य के लिए गहरे निहितार्थ हो सकते हैं, भविष्य के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। अब जानेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ
हानिकारक प्रभाव भी है। अब है पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। तो पत्तन को किसी भी देश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के प्रमुख प्रवेश द्वार पोताश्रय तथा पत्तन होते हैं। इन्हीं पत्तनों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। पत्तन जहाज के लिए गोदी, लादेन, उतारने तथा भंडारण हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से पत्तन के प्राधिकारी नौगम्य द्वारों का रखरखाव, रस्सों व वज्रों यानी छोटी नौकाओं की व्यवस्था करने और श्रम एवं प्रबंधकीय सेवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हैं। एक पत्तन के महत्व को नौभार के आकार और निपटान किए गए जहाज़ों की संख्या द्वारा निश्चित किया जाता है। एक पत्तन द्वारा निपटाया नौभार उसके पृष्ठ प्रदेश के विकास के स्तर का सूचक होता है। यानी जिस पत्तन पर जितना ज़्यादा भार अगर उतारा जाएगा तो उसका वह उतना पृष्ठ पे प्रदेश यानी उसके आसपास का एरिया, पृष्ठ प्रदेश यानी आसपास का एरिया उतना ही ज़्यादा क्या माना जाएगा, विस्तृत माना जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है सैन फ्रांसिस्को विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध पत्तन है। ये सैन फ्रांसिस्को का पत्तन है। यहाँ माल ज़्यादा उतारने और चढ़ाने की क्षमता है। अब जानेंगे हम, ये लेनिनग्राद का वाणिज्यिक पत्तन है। और अब पत्तनों के प्रकार के बारे में जानेंगे। पत्तनों का वर्गीकरण संभाले गए यातायात के प्रकार के अनुसार किया जाता है। सबसे पहले निपटाए गए नौभार के अनुसार औद्योगिक पत्तन, ये पत्तन थोक और नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं। अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन इसी प्रकार के पदार्थ इस औद्योगिक पत्तन में उतारे जाते हैं। ये न्यूयॉर्क पत्तन जो हुआ वह इस प्रकार का पत्तन है। वाणिज्यिक पत्तन, ये पत्तन सामान्य नौभार, संवेष्टित उत्पादों तथा विनिर्मित वस्तुओं का निपटान यानी उतारना चढ़ाना करते हैं। ये पत्तन यात्री यातायात का भी प्रबंधन करते हैं। ये लेनिनग्राद का एक वाणिज्यिक पत्तन आपके सामने चित्र में दिया गया है। विस्तृत पत्तन, ये पत्तन बड़े परिमाण में सामान्य नौभार का थोक में प्रबंधन करते हैं। संसार के अधिकांश महान पत्तन विस्तृत पत्तनों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। जो जितने भी पत्तन हैं अधिकांश विश्व के वह विस्तृत पत्तन का कार्यभार संभालते हैं। चाहे भारत का बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, ये सभी पत्तन विस्तृत हैं। अब स्थिति के आधार पर पत्तनों के प्रकार। अंतर्देशीय पत्तन, ये पत्तन समुद्री तट से दूर अवस्थित होते हैं। ये समुद्र में से एक नदी अथवा नहर द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे पत्तन चौरस तल वाले जहाज या बाजरे द्वारा ही गम्य होते हैं। उदाहरण मानचेस्टर एक नहर से जुड़ा है और मिसिसिपी नदी पर अवस्थित है। राइन नदी पर अनेक पत्तन हैं और जिनका नाम मैनहीन, ड्यूसबर्ग और कोलकाता हुगली नदी से जुड़ा है जो गंगा नदी की एक सहायक नदी है। बाह पत्तन, ये गहरे जल के पत्तन हैं जो वास्तविक पत्तन से दूर बने होते हैं। ये उन जहाज़ों जो अपने बड़े आकार के कारण उन तक पहुंचने में अक्षम होते हैं उनको से ग्रहण करके पैतृक पत्तनों को सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण एथेंस यूरोप का तथा यूनान में इसके बाह पत्तन पियरेन्स एक उच्च कोटि का संयोजक है। यानी ये दो जहाजी मार्गों को जोड़ने का काम करते हैं। अब विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पत्तनों का। तेल पत्तन नाम से स्पष्ट है, जहाँ पर तेल से संबंधित टैंकर उतारे और चढ़ाए जाते हैं। तेल शोधन का कार्य होता है। वेनेजुएला का माराकाइबो, ट्यूनिसिया, लेबनान में त्रिपोली टैंकर पत्तन है। पारसिया की खाड़ी अब आबादान एक तेल शोधन पत्तन बन गया है। मार्ग पत्तन यानी जो विश्राम करते बीच में जहाज विश्राम करते हैं जिन पत्तनों को
उन्हें हम मार्ग पत्तन कहते हैं। ये ऐसे पत्तन हैं जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्ग पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं, जहां पर जहाज पुनः ईंधन भरते हैं, जल भरते हैं, खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डाल सकते हैं। बाद में वे वाणिज्यिक पत्तनों में विकसित हो गए। अदन, होनोलुलु, सिंगापुर इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब होते हैं पैकेट स्टेशन। इन्हें फेरी पत्तन भी कहा जा सकता है। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक एवं यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। यानी पैकेट पत्तन यात्रियों के आवागमन के लिए बनाए जाते हैं। ये स्टेशन जोड़ों में इस प्रकार अवस्थित होते हैं कि वे जलीय क्षेत्र के आर पार एक दूसरे को सामने होते हैं। उदाहरण स्वरूप इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर और फ्रांस में कैलाइस पत्तन इस प्रकार के पत्तन के उदाहरण हैं। आंत्रपो पत्तन ये वे एकत्र केंद्र हैं जहां विभिन्न देशों से निर्यात हुई वस्तुएं लाई जाती हैं। जैसे सिंगापुर एशिया के लिए एक आंत्रपो पत्तन है, रोटरडम यूरोप के लिए और कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए आंत्रपो पत्तन है। अगला है नौसेना पत्तन। ये केवल सामाजिक महत्व के पत्तन, सामरिक महत्व के पत्तन होते हैं। ये पत्तन युद्धक जहाज़ों की सेवाएं देते हैं तथा इनके लिए मरम्मत कार्यशाला चलाते हैं। कोची, कारवाड़ भारत के ऐसे ही पत्तन हैं।